अब प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है, वो कई तरह का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होता है। तो उसमें कुछ एल्गोरिथम्स प्रिमिटिव होता है, कुछ नॉन प्रिमिटिव होता है। यानी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एक ऐसा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसमें अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है पहले से, सपोज P1 एग्जीक्यूट कर रहा है और P2 एग्जीक्यूशन के लिए आता है, तो कोई भी रीजन से अगर P2 चाहे तो इस P1 को रिप्लेस करके एग्जीक्यूशन में आ सकता है। तो कई तरह का रीजन हो सकता है, जैसे P2 का एग्जीक्यूशन टाइम कम है और P1 का एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा है, तो P2 P1 को रिप्लेस करेगा और एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। तो ये इस तरह से जब किसी एक प्रोसेस को हटा करके कोई दूसरा प्रोसेस आता है तो इसको कहते हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो SJF एल्गोरिथम विल प्रिम्प्ट द करंट एग्जीक्यूटिंग, तो ये सही है। SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम करंट एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को रिप्लेस कर सकता है। प्रिमिटिव इज ऑल्सो कॉल्ड अ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट भी इसको बोला जाता है, यानी जिसका कम समय बचा हुआ है वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन में आएगा। मान लेते हैं सपोज अगर P2 एग्जीक्यूट हो रहा है और P1 वेटिंग मोड में गया हुआ है और P1 के साथ P3 भी वेटिंग मोड में गया हुआ है। अब P1 आना चाहता है एग्जीक्यूशन के लिए और इसका जो बचा हुआ समय है, कुछ देर ये एग्जीक्यूट हुआ था और होने के बाद इसको रोक लिया गया था। अब जो इसका एग्जीक्यूशन का टाइम जो बचा हुआ है, रिमेनिंग टाइम, वो कम है P2 से और P3 से, तो P1 P2 को रिप्लेस करके एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो ये दोनों सिचुएशंस सही हैं प्रिमिटिव के लिए, तो यहां पे हम लोग ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टेस्ट मेमोरी इज, यानी यहां जो मेमोरी दिया गया है इसमें सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन है। तो रैम एक फास्टेस्ट होता है, रोम भी फास्टेस्ट है, बट रैम से ज्यादा फास्ट रोम चलेगा। बट सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो कि रैम और प्रोसेसर के बीच में यूज किया जाता है। तो प्रोसेसर और रैम के बीच में एक मेमोरी लगा है, कैश मेमोरी, जिसका पर्पस ही यही है कि प्रोसेसर के स्पीड को मेंटेन कराया जा सके। क्योंकि जो रैम का जो साइकिल स्पीड होता है डेटा रिट्रीवल का, प्रोसेसर के स्पीड से स्लो होता है। तो सम टाइम जैसे मान लो प्रोसेसर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है P1, इसके बाद आने वाला है P2। अब P1 का एग्जीक्यूशन समय लगेगा 2 या 20 मिली सेकेंड्स और रैम को P2 को पूरी तरह से प्रोसेसर तक ले जाने में लगेगा 25 मिली सेकेंड्स। तो अब प्रोसेसर 20 मिली सेकेंड के बाद 5 मिली सेकेंड्स के लिए आइडियल बैठा रहेगा, वो वेट करेगा कि कंप्लीट हमारे पास एक अगला प्रोसेस आ जाए तब हम एग्जीक्यूशन का काम शुरू करें। तो ये प्रोसेसर आइडियल कंडीशन में चला जाता है, तो ये 5 मिली सेकेंड का समय वेस्ट जा रहा है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए बीच में एक मेमोरी लगा दिया गया जिसको कहते हैं कैश मेमोरी। और जैसे ही प्रोसेसर P1 को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, रैम P2 को लोड करना शुरू कर देगा कैश मेमोरी पे। अब ये 20 मिली सेकेंड्स तक चला और इसका 20 मिली सेकेंड्स का डेटा यहाँ पे आ गया। प्रोसेसर इसको अपने पास लेकर के काम शुरू कर देगा, बचा हुआ 5 मिली सेकेंड्स का डेटा भी यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से प्रोसेसर को आइडियल नहीं बैठना पड़ेगा। तो कैश मेमोरी का यूज इसीलिए है ताकि एग्जीक्यूशन फास्ट रहे। तो यहाँ पे जितने भी मेमोरी दिए गए हैं इनमें सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होगा कैश मेमोरी। द ऑपरेटर्स एम्परसेंड एम्परसेंड एंड पाई पाई आर, ये दोनों ऑपरेटर क्या हैं, किस तरह के ऑपरेटर्स हैं। तो ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स नहीं है, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। क्योंकि इनका यूज किया जा रहा है, इसका यूज हो रहा है लॉजिक गेट एंड के लिए और इसका यूज हो रहा है लॉजिक गेट और के लिए। तो ये कंडीशंस को चेक करते हैं, जैसे x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ग्रेटर देन z, इस तरह के कंडीशन में लगा रहे हैं। अगर ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, तब ये काम करेगा। तो ये लॉजिकल
रिलेशंस को चेक करने का काम करता है, इसलिए ये लॉजिकल एंड ये लॉजिकल और के रूप में काम कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब बाइनरी काउंटर इज, एक बाइनरी काउंटर क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट्स, इनकोडर, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें बाइनरी काउंटर क्या होता है? तो बाइनरी काउंटर एक काउंटर डिवाइस है जो कि एक सेक्वेंशियली काम करने वाला डिवाइस होता है, जिसको हम लोग सेक्वेंशियल सर्किट कह सकते हैं। सेक्वेंशियल अरेंजमेंट्स ऑफ द लॉजिक गेट्स एंड द फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करके ये बनता है। तो ये इसका ऑप्शन होगा बी, सेक्वेंशियल सर्किट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ के। तो किसी भी बाइनरी ट्री में डेप्थ के पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितना हो सकता है? तो ये जैसे हमारा पहला नोड हुआ रूट नोड, इसके बाद हमारे पास 2 नोड्स हो सकता है बाइनरी ट्री में मैक्सिमम। तो रूट नोड के जो है इसको अगर हम कहते हैं लेबल 0, तो ये हुआ लेबल 1। तो रूट नोड के बाद हमारा लेवल 1 पे कितना नंबर ऑफ नोड्स है? 2 नोड्स है, यानी इसका लेवल 1 है, यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डेप्थ के, तो ये के डेप्थ पे काम कर रहा है। हम जनरली लेवल और डेप्थ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। डेप्थ हम बॉटम से काउंट करते हैं, लेवल हम टॉप से काउंट करते हैं। तो हम इसको मान के चलते हैं ये लेवल डेप्थ के पे काम कर रहा है। तो कितना नंबर ऑफ नोड्स इसमें हो सकता है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है 2 to the power k -1, यानी जो भी हमारा डेप्थ है वो डेप्थ 2 के पावर में जाएगा और उसमें से -1 करेंगे। तो अभी हम किस लेवल पे हैं? सॉरी, ये तो हमारा लेवल है, डेप्थ काउंट करेंगे हम यहाँ से। तो डेप्थ हमारा ये शुरू होगा यहाँ से, चलो लेवल भी मानते हैं, 2 to the power 1, यानी कितना हो गया 2। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितना आ रहा है? 2। तो ये हमारा ऑप्शन ये होता है। इसको याद रखना है, रिमेंबर कर लेना है कि डेप्थ, बाइनरी ट्री में डेप्थ अगर हमें मालूम है तो उस डेप्थ पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 to the power k -1। What will be the output of the following C कोड? तो ये C का एक कोड दिया गया हुआ है और इसका आउटपुट क्या है ये बताना है। तो यहाँ पे एक लूप चल रहा है, फॉर I = 1 and J = 10, I is less than 6, I ++ J -, यानी यहाँ पे हम C में इस तरीके से 2 वेरिएबल का लूप बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक लूप का वेरिएबल I 1 से शुरू हो रहा है और दूसरा लूप का वेरिएबल J जो 10 से शुरू हो रहा है। कंडीशन सिर्फ I पे डिपेंडेंट है, J पे कंडीशन डिपेंडेंसी नहीं है, यानी I का वैल्यू जब तक 6 से छोटा होगा तब तक ये लूप वैलिड रहेगा और चलता रहेगा। जैसे ही I का वैल्यू 6 से ऊपर जाएगा ये लूप डिसकंटिन्यू हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों में दिया गया हुआ है। अब यहाँ पे I की वैल्यू शुरू होगी 1 से, तो I में 1 है और J में है 10, तो भी प्रिंट क्या होगा? 1 और J का वैल्यू 10 प्रिंट होगा। देन J - J का वैल्यू 9 होगा और I ++ I का वैल्यू 2 होगा। तो अब क्या प्रिंट होगा? 2 9। फिर I ++ 3 होगा और J - 8 होगा, तो अब क्या प्रिंट होगा? 3 8। फिर I ++ 4 होगा और J - 7 होगा, तो अब क्या प्रिंट होगा? 4 7। तो ये सीक्वेंस एक चल रहा है हमारा, फिर 5 6, फिर उसके बाद I का वैल्यू 5 होगा, उसके बाद J का वैल्यू 6 होगा, तो अब 5 6 प्रिंट होगा। उसके बाद I ++ होगा तो I का वैल्यू 6 होगा और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, लूप ब्रेक कर जाएगा। यानी हमको आउटपुट क्या मिल रहा है? 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6। हम देखते हैं हमारे पास ये ऑप्शन कहाँ पे है। 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6। तो ये हमारा ऑप्शन हमारे आउटपुट से मैच कर रहा है, तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा ए। तो हम लोग इस तरीके का प्रोग्राम अगर आ जाता है तो हम उसको ड्राई रन करेंगे किसी रफ सीट पे जा करके,
और वहां पे जो भी हमको आंसर आ रहा है वो एग्जामिनेशन के दौरान अगर हमको परीक्षा देने का सबसे एग्जामिनेशन में पहले हमको क्या करना होता है कि हमारा समय टोटल कितना है, 3 आवर्स है, 180 मिनट है, टोटल नंबर ऑफ कितना है वो हम क्वेश्चंस का वो देख लेना है और हमको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि हमको एक क्वेश्चन पे इससे ज्यादा समय नहीं देना है। तो क्या करेंगे, हम उसी हिसाब से चलेंगे, घड़ी देखते रहना है और एक क्वेश्चन पे मान लो हमारे पास अगर समय मिलता है 2 मिनट का तो हम 2 मिनट एज्यूम करके चलेंगे। और मान लो ये कोई 15वां नंबर क्वेश्चन है, हम घड़ी से चेक करेंगे कि हमारे पास 30 मिनट पास हो चुका है तो इस पे 2 ही मिनट हमको देना है, लेकिन इसमें ज्यादा समय लग रहा है। तो अगर हम पहले कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी हुआ कि 2 मिनट से कम लगा होगा, तो मान लो अभी मेरे पास 24 मिनट लगा है, 6 मिनट का समय बच रहा है, तो हम इसमें कोशिश करेंगे 4 मिनट लगा लें। ठीक है, तो वो मैं कैलकुलेशंस करते चलना होता है एग्जामिनेशन में समय का। तो यहाँ पे मान लो 2 मिनट देना है, रफ शीट में अगर मेरे पास समय ज्यादा नहीं है तो जो हमको सही आंसर आया और वही आंसर हमको ऑप्शन में दिख रहा है तो हम टिक मार देंगे, वेस्ट नहीं करेंगे टाइम को। बाद में समय बचता है तो मैच करेंगे, ठीक है, या हम उस पे रंगेंगे नहीं OMR शीट को, हम वहां पे छोटा सा हल्का डॉट लगा के रख देंगे कि इसका ऑप्शन ए हमको आंसर आया था। लास्ट में समय नहीं बचा तो रंग देंगे, बच गया तो हम एक बार और रिवाइज करके मैच कर लेंगे। मैन इज अ, मैन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो मैन से के मतलब होगा मेट्रोपॉलिटन, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब होता है वाइडर एरिया नेटवर्क। ठीक है, कभी कभी पैन भी पूछ देता है तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे मैन है तो ये हमारा होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इसमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है, डिजिटल टोकन। तो टोकन्स जनरेट होता है जब भी हम कभी कभी ऑनलाइन परचेजिंग या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वहां पे एक टोकन हम लोगों को जनरेट करके कभी मिलता है, तो ये ऑनलाइन के केस में यूज होता है। क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन हमारा काम करता है, स्मार्ट कार्ड ऑनलाइन काम करता है, यानी कि ये तीनों ऑनलाइन मोड में काम करने के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स है। तो मोर देन वन ऑफ द एबव। पेजिंग इज, पेजिंग क्या है, तो अभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का बात किए हैं ऊपर के क्वेश्चन में, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है पेजिंग। और पेजिंग का यूज किया जाता है जनरली मेमोरी मैनेजमेंट। अभी हम क्या बोले कि प्रोसेस हमारा जाता है वेटिंग मोड में, तो जब प्रोसेस वेटिंग मोड में जाता है तो वहां पे पेजिंग का जरूरत पड़ता है, ताकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये मालूम करता रहता है कि किस रैम में कौन से जगह पे प्रोसेस था और हम अब इसको यहां से हटा रहे हैं, रैम के ऊपर से हम इसको कहीं और लेकर के जा रहे हैं, तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि किस जगह का प्रोसेस हटाया जा रहा है। तो ये पेजिंग टेक्निक को यूज करता है। तो पेजिंग टेक्निक को यूज करने का मतलब है यहाँ पे हमारा वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आता है। हम एक यहाँ से हटाया गया रैम से, तो रैम से हटाया गया तो कहीं ना कहीं तो ले जाया जा रहा है, तो कहाँ ले जाया जा रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करता है और उस जगह पे इस रैम के डेटा को ले जाकर के टेम्पोरेरीली रखता है जब तक वो वेटिंग मोड में रहेगा। तो ये पेजिंग इज रिलेटेड टू द वर्चुअल मेमोरी। कुकी इन इंटरनेट इज, इंटरनेट में कुकी का क्या पर्पस है, तो मैकेनिज्म फॉर स्टोरिंग डेटा एट क्लाइंट साइड। तो ये ऑप्शन ही सही है। कुकी एक्चुअली में क्या होता है, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारा ब्राउजर के पास एक बफर होता है, एक मेमोरी होता है जहां पे वो हमारे हिस्ट्री को मेंटेन करके रखता है। तो हम लोग जैसे ब्राउजर में जाते हैं तो हमारा हिस्ट्री है, हम उसको कभी कभी डिलीट और रिफ्रेश भी करते हैं, तो वहां पे एक ऑप्शन भी होता है, डू यू ऑल्सो वांट टू रिमूव योर पासवर्ड्स एंड यूजर नेम्स। तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो वो पासवर्ड और जो यूजर नेम्स हमारा मेंटेन करके चल रहा है वो भी डिलीट होगा, तो उसको कहते हैं कुकी। तो वो कुकी को मैनेज कहाँ किया जा रहा है, क्लाइंट साइड के ब्राउजर पे ही मैनेज किया जा रहा होता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब इसमें से कौन सा है जो कि एक कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं है। इनकोडर्स, डिकोडर्स, रजिस्टर्स, हमारे पास ये 3 ऑप्शंस है, उसके बाद नन ऑफ द अबव है। तो इनकोडर भी कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, डिकोडर भी होता है, तो यहाँ पे हम लोग मोर देन 1 ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द कंस्ट्रक्टर इन C++, यानी कि C++ के लिए इसमें कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। इट्स नेम इज सेम एज द क्लास नेम, तो ये सही है, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो क्लास का नाम है। इट इज अ स्पेशल फंक्शन यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास, ये भी सही है, ये एक स्पेशल फंक्शन है जो क्लास को इनिशियलाइज करने का काम करता है। इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट, नहीं, ये ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। डिस्ट्रॉय करने के लिए हम C++ में डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन है जो कंस्ट्रक्टर के लिए सही नहीं है। Which of the following is used for converting infix to postfix expression? अब इसमें से कौन सा है जो इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। ऑपरेटर स्टैक, ऑपरेंड स्टैक, बोथ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड स्टैक, या नन ऑफ द अबव। तो पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स में हम इनफिक्स से पोस्टफिक्स में जाते हैं, तो हमारे पास एक ऑपरेटर स्टैक होता है जिसमें हम लोग ऑपरेटर्स को लिखते चलते हैं। जो भी हमारा ऑपरेटर्स आ रहा है हम उस ऑपरेटर को लिखते जाते हैं और फाइनली हम इसको बाद में ले जाते हैं पोस्टफिक्स एरे में। तो ये जो हमारा ऑपरेटर स्टैक है इसका यूज हम लोग कर रहे होते हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन के लिए। टेलीफोन सिस्टम क्लासिफाइड एज, टेलीफोन सिस्टम किस फॉर्म में क्लासिफाइड किया जा सकता है। डुप्लेक्स एंड असिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिंप्लेक्स एंड असिमेट्रिक, डुप्लेक्स एंड सिमेट्रिक, नन ऑफ द अबव। तो डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स का क्या मतलब होता है। डुप्लेक्स का मतलब होता है कि ड्यूअल कम्युनिकेशन चल रहा है एक साथ, यानी कि यूजर एक साइड का यूजर का भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है और रिसीव भी कर रहा है। तो यहां पे यूजर सेंड भी कर रहा है डेटा, बोल भी रहा है, और उसी समय दूसरा भी बोल सकता है, यानी कि रोक करके काम नहीं हो रहा है। डेटा ट्रांसमिशन बोथ साइड से कंटिन्यूअस चल रहा है। और असिमेट्रिक, तो ये असिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक होता है। तो हमारा ऑप्शन यहां पे आएगा सिमेट्रिक, डुप्लेक्स एंड सिमेट्रिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल, इसमें से कौन सा है जो सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल का स्टेप है। डेटा डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन, मॉडल डिजाइन। तो मॉडल डिजाइन होगा ही, आर्किटेक्चर डिजाइन होगा ही, यानी कि ये मोर देन वन ऑफ द एबव। यानी जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, तो हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग पहले जब कर रहे हैं इसके लिए कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, तो हम सबसे पहले अपना आर्किटेक्चर, मॉडल, डेटा सब कुछ डिजाइन करते हैं। तो ये हम तब जाकर के हम सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये कुछ क्वेश्चंस है